हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है तो हमें स्टार्ट करना है वेरी फर्स्ट चैप्टर से, है ना। हमें टेंशन होती कि कैसे क्या करें। चैप्टर्स भले ही बहुत टफ नहीं होते लेकिन लेंदी चैप्टर्स होते, समझ में नहीं आता कौन से कहां से हम इंपॉर्टेंट टाइप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, है ना। और जैसे कि हम बात करते हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की, हमें पता है नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन क्या उनको हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या सही तरीके से हमारे देश में उसका उपयोग किया जा रहा है ताकि वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। और क्या दिक्कत है, क्या रिसोर्स का ज्यादा होना का मतलब यही होता है कि कंट्री भी ग्रो कर रही है। सो ये सारी चीज फटाफट से विद इन 15 मिनट्स हमारी इस प्यारी सी ओपी सीरीज में हम समझने आ गए हैं। मैं हूं आपके एसएसटी एजुकेटर कोमल गुसाई, आपका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम दिख रहा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, है ना। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले नेचर का मीनिंग समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेचर। सो बात करें नेचर की तो टोटलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स, मतलब अगर हम बात करें नेचर में तो नेचर में वो चीजें भी आती हैं जिनकी जिंदगी है ना, जो अलाइव है, जो मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो साउंड निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ वो चीजें भी इंक्लूड है जो खुद से मूव नहीं कर सकती, कोई साउंड नहीं निकाल सकती। जैसे लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, बर्ड, है ना, ये मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नॉन लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो रिवर्स, रॉक, एयर, सॉइल, मिनरल्स, माउंटेन, सनलाइट। तो बेसिकली ये क्या है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है, लेकिन ये ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किए। मतलब ये किसका पार्ट है, हमारे नेचर का पार्ट है, लेकिन इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कि हमने बैठ के इनको क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझा। देन व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, हम बोल रहे हैं कि नेचर से मिलने वाली चीजें ओके रिसोर्स है जो कि नेचर हमें दे रहा है, लेकिन ये नेचर से मिलने वाली चीजें या जो भी चीजें हमारे लिए रिसोर्स कब बनती है। कोई भी चीज भाई मेरे लिए रिसोर्स कब बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे बोर्ड है, अगर इसको मैं ऑपरेट कर पा रही हूँ, उसके थ्रू मैं आपको चीजें समझा पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स अ रिसोर्स फॉर मी। लेकिन अगर ये बंद पड़ा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा यूज कैसे करना है, तो क्या ये मेरे लिए रिसोर्स होगी? नहीं। तो क्या बोला जाता है, जब भी कोई चीज इंसानों के कंजम्पशन के लिए काम आए, जब वो उसको कंज्यूम कर पाए, यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, तब जाके वो चीज उनके लिए रिसोर्स बनेगी। तो क्या होता है, जब ये रिसोर्सेज नेचुरल थिंग्स किस में कन्वर्ट होती हैं, यूजेबल थिंग्स में। फॉर एग्जांपल जंगलों में जो लकड़ियां हैं, अगर वो लकड़ियां सिर्फ लकड़ियां रह गई तो मेरे किस काम की आ रही है, लेकिन उन लकड़ियों को काट के उनको शेप देके उनसे जो है फर्नीचर आइटम्स बनाए जा रहे हैं, डोर बनाए जा रहे हैं, जो कि हम यूज कर पा रहे हैं। उन लकड़ियों के पल्प से, वुड पल्प से जो है पेपर बन रहे हैं, बुक्स बन रही है जिनसे आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। सो वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो यानी वो भी जो भी चीजें हम उनको रिसोर्स कब मान रहे हैं, जब हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं यूजेबल थिंग्स में। दैट मींस दोस थिंग्स आर यूजेबल फॉर अस, आफ्टर दैट ओनली वी कैन कॉल देम रिसोर्स। उसी के बाद हम उन्हें क्या बोल पाएंगे कि भैया जी हाँ ये हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना बच्चा, इतने प्यार प्यार से मैं आपके लिए बना के लाई हूं। कंडीशन फॉर रिसोर्स, भाई अगर हम बोल रहे हैं रिसोर्स है तो रिसोर्स के लिए कुछ तो कंडीशंस होगी। तो देखो रिसोर्स कैसी होनी चाहिए, किसी भी चीज को रिसोर्स कब बोल रहे हैं भाई, उसके लिए पहले उतनी तकनीक हो, उतनी टेक्नोलॉजी हो कि हम उसे एक्सेस कर पाए। दूसरी बात, उतना पैसा हो कि भाई हमारे लिए उसको निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, यूज करना आसान हो पाए। तीसरी चीज की बात करें, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब समाज, हमारे संस्कृति, हमारे लोग उसको एक्सेप्ट करें। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इसको पहले समझते। देखो टूल्स और टेक्नोलॉजी आर नीडेड टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स टू ड्रिल फॉर ऑयल, मतलब हमें पता है जमीनों में जैसे कोल है या डायमंड्स है या ऑयल है, लेकिन उसको निकालने के लिए मानो मेरे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो जो जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन के अंदर जो ऑयल है वो मेरे काम आएगा? नहीं आएगा। मेरे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको यूज करने की, तो मेरे लिए वेस्ट है ना। मतलब मेरे सामने बोर्ड है, मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं कि यार ये बोर्ड कैसे चलाऊं, इससे मैं बच्चों को पढ़ाऊं कैसे, तो क्या मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं है। तो रिसोर्स कब बनेगी, जब वो टेक्नोलॉजी उतनी हो कि हम उसको एक्सेस कर पाए। फिर इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जब माइनिंग करते हैं ना, कोल पेट्रोलियम निकालते हैं, अब ऐसा नहीं कि मिलियन का खर्चा लग रहा है, बिलियन का खर्चा लग रहा है, क्या फायदा है इसी रिसोर्स का। मतलब यही फिर से बोर्ड का एग्जांपल दे लूं कि अगर मुझे बोर्ड को ऑपरेट करना है लेकिन इसको चलाने, सारी चीजें करने में ही करोड़ों का खर्चा आ रहा है, भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूंगी इस बोर्ड को यूज करके, क्या ये रिसोर्स होगा मेरे लिए? फिर क्यों ही होगा भाई, इतना खर्चा मैं क्यों करूंगी। तो रिसोर्स ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब इतना पैसा हो जेब में कि भाई आसानी से हम उसको यूज कर पाए, है ना। ठीक है, फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट मस्ट रिस्पेक्ट बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल नॉट कटिंग ट्रीज और सेक्रेड ग्रोव्स, मतलब लोगों के
जो है कल्चर की या लोगों के बिलीफ्स की भी रिस्पेक्ट करे, है ना। रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि दूसरों के बिलीफ सिस्टम को हम हार्म पहुंचाए, मतलब सब उस चीज से एक्सेप्ट करें, किसी के भी रिलीजियस जो है फेथ को या किसी के भी बिलीफ सिस्टम को हार्म ना पहुंचे। तो रिसोर्स कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, उतना पैसा होना चाहिए कि हम इस रिसोर्स को जो है यूज कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, और उतना हमारे जो है कल्चर समाज उसको एक्सेप्ट भी करे। ठीक है, चल। नाउ द अर्थ हैज ट्रेजर्स फ्रॉम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अगर हम बात करें हमारे अर्थ के ट्रेजर्स की, तो भाई हमारे अर्थ में जो खजाना है जो लगभग मिलियन ऑफ ईयर से बना हुआ है ना, जो जिसको ह्यूमन लेते हैं और उसका यूज करते हैं। जैसे ऑब्वियस रिसोर्सेज होती है, नॉट सो ऑब्वियस, मतलब जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मतलब जो रिन्यू हो जाती है, और ऐसी रिसोर्सेज जिन्हें रिन्यू होने में बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कोल, पेट्रोलियम, ओर्स, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, तो अगर जो कैटेगरीज होती है नेचुरल रिसोर्स की, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में अलग तरीके से दिया है, तो इसको किस तरीके से डिवाइड करा है कि भाई ऐसी रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऐसी रिसोर्सेज जो मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब ऐसी रिसोर्सेज क्या है जो लाइफ पर इंपैक्ट डाले, तो भाई एयर हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, एयर हमारे रिसोर्स है। वाटर हमारी लाइफ के सर्वाइवल के जरूरी है भाई, इसके बिना काम चलेगा नहीं चलेगा। फूड, वाटर, एयर, तो ये तीनों ही हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। तो ये हो गई रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। फिर रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, तो ऐसी चीजें जो मटेरियल्स प्रदान करती है, जिनसे हम सामान वगैरह बनाते हैं, जिनको यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, मार्बल हो गया, वुड हो गया, इनसे बनी हुई चीजें हम यूज करते हैं ना। ठीक है, चलो। फिर सोर्सेज फॉर एनर्जी, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। भाई पेट्रोलियम गाड़ी घोड़ा चलता है, इससे नेचुरल गैस हो गया, है ना, हवा, विंड एनर्जी हो गई, कोल एनर्जी, ट्रेन वगैरह पहले चलती थी, है ना, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात करें, सनलाइट, सोलर एनर्जी, तो ये सब क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये वो रिसोर्सेज है। तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, फिर से पीछे मैं दिखा देती हूँ कौन सी रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, रिसोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ऐसी रिसोर्सेज जो क्या है, मटेरियल्स का प्रदान करती है, मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो। रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है ना, और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स होती है जो जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होती। मतलब जैसे एयर, वाटर वगैरह का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पानी का यूज करें, फिर अगले साल बारिश हो जाएगी, यानी वो रिन्यू हो जाएगी। सोलर एनर्जी हम यूज करें, जो सन की ऊर्जा आ रही, फिर दोबारा सन की ऊर्जा दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा, सनराइज होगा, फिर एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो यानी ऐसी रिसोर्सेज जो जल्दी रिन्यू हो जाती हैं। ठीक है, वाटर, एयर वगैरह की हम बात करें, यहाँ पे विंड है ना, जियोथर्मल, बायोमास। लेकिन ऐसी एनर्जी नॉन रिन्यूएबल जो एक बार एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, तो उन्हें दोबारा रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब अगर हम सोचे ना कि अरे अभी बन जाएगा कुछ सालों में, नहीं, हमारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, तब तक वो बनती रहेंगी, बन भी नहीं पाएंगी। ठीक है, तो फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड्स कैन नॉट रिप्लेनिश क्विकली, बहुत लंबा समय लगता है और एकदम से रिप्लेनिश ये नहीं होती है। क्लियर हो गया बच्चा? देखो 15 मिनट में चैप्टर को इतने अच्छे से समझा रही हूं ना मैं, और इतने अच्छे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, मजा आ जाना है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेते चलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलना और लाइक भी कर लेना। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है नेचुरल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो रिसोर्सेज यार, रिसोर्स नेचर का पार्ट है, अगर मैं बात करूं, है ना, उसको भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है। भाई भगवान ने, हम बोलते हैं प्रकृति की देन है कि कहीं पर पानी ज्यादा है तो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे जो है माउंटेन एरिया है तो कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे खूब घने घने जंगल है तो कहीं पे ज्यादा पेड़ है ही नहीं। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोले रिसोर्स का अनइक्वल है ओवर द अर्थ, है ना, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या आती है, तो देखो इसकी इंपैक्ट क्या है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज इशू, नेचर इग्नोर्स बॉर्डर्स, डिस्प्यूट अराइजेस, शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद इन स्टेट्स एंड बिटवीन नेशंस। अब क्या होता है, नेचर को थोड़ी पता कि मैं कौन सी बाउंड्री फॉलो करूं, इंडस रिवर को थोड़ी पता कि मैं यहां से इंडिया से निकलते हुए पाकिस्तान जा रही हूं। कावेरी रिवर की बात करें, जिसका डिस्प्यूट यहाँ पे पौंडीचेरी वगैरह ये सारा यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, अगर हम बात करें, है ना, तो क्या दिक्कत है, मतलब उसको थोड़ी पता रिसोर्स को कि मैं कहां जा रही हूं। तो ऐसे में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे पास रिसोर्स हो, दूसरे भी चाहते हैं हमारे पास रिसोर्स हो। फिर क्या होता है, कई बार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बोल रहे हैं, तो जिससे सेटलमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आप देखोगे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टाइल लैंड है, नदियां बहती है, तो वहां पे पॉपुलेशन अच्छी मिलेगी। माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन इतनी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो है डेजर्ट एरिया में, क्यों? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का। फिर वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं।
एवरीवन वांट्स टू कंट्रोल द रिसोर्स। भाई मैं भी चाहूंगी ना कि मेरे कंट्री में, मेरे देश में या मेरे घर पे पानी हो, हवा हो, सनलाइट हो, और भी जो भी पेड़ पौधे सब हो, है ना। ऐसे में दूसरों के पास है तो मैं चाहूंगी ना कि मेरे पास भी कंट्रोल है। तो कई बार इसके चलते क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों को बेचारों को घरों से, मतलब उनकी जगह से हटा दिया जाता है कि भाई जंगलों की रिसोर्सेज यूज करनी है, तो जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता है। कई बार बहुत सी दिक्कतें यहाँ देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि रिसोर्स पर कंट्रोल हर कोई चाहता है और रिसोर्स के बिना सर्वाइवल पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट, भाई इंडस्ट्रीज भी वहीं ग्रो होगी, डेवलपमेंट भी वहीं होगा जहां पे सारी रिसोर्स अच्छे तरीके से अवेलेबल हो। जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का है ना, अच्छा एरिया है, ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज है, सब देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल प्लेन है। फिर ट्रेड एंड एम्पायर्स, भाई ट्रेड वगैरह भी कहां बढ़िया होता है, जहां रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। एम्पायर्स भी वही ग्रो होते हैं जहां पे भरपूर रिसोर्स हो। जैसे मगध एम्पायर बड़ा ही फेमस एम्पायर था। क्यों क्यों फ्लरिश एम्पायर था, क्यों फेमस था? क्योंकि भाई वहां पे गंगा सोन जैसी नदियां बहती थी, जंगल वाला एरिया था, आयरन और माइंस थे। तो ऐसे में उनके टूल्स बनाना, जंगलों से हाथी मिलना, लकड़ियां मिलना, रिसोर्सेज मिलना और अच्छा पानी मिलना, इसी कारण मगध बहुत फ्लरिश हुआ था। तो ट्रेड बनना, एम्पायर का ग्रोथ होना, ये सब भी रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो बताया गया है ना। क्योंकि रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिसोर्स पर हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, इसके चलते डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वॉर तक हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेड ग्रो होते हैं, एम्पायर ग्रो होता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रिसोर्स की। ठीक है, चलो अब ये देखो रिसोर्स कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आपको ये ब्लैक डॉट से पूरा कोल है, तो आपको कोल यही दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है नहीं ना, दैट मीन्स क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ठीक है, बाकी आप ये भी देख सकते हो। द नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब मैम ये नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या सिस्टम है, कोई श्राप है क्या? देखो रिसोर्सेज का ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है। यानी अबंडेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि गारंटीड हमारी कंट्री प्रॉस्परस हो रही है, ग्रो कर रही है। कई बार क्या होता है, ऐसे एरिया जहां पे रिसोर्सेज भरपूर है लेकिन वो स्लोली ग्रो करते हैं। मतलब मेरे पास कूट कूट के टैलेंट है, लेकिन मैं जब टैलेंट का यूज ही नहीं कर रही है, उस टैलेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर रही, तो मेरे लिए तो वेस्ट है ना। मतलब मेरे पास एक्टिंग, सिंगिंग का टैलेंट है, लेकिन अगर मैं उसी को प्रोसीड नहीं कर रही, अगर मैं उसको करती तो मैं और अच्छी एक्ट्रेस बन जाती, बढ़िया ऑस्कर, ग्रैमी अवार्ड वगैरह जीत रही होती, है ना। जीत रही होती कि नहीं जीत रही होती, पैसा वैसा मिलता, पॉपुलैरिटी मिलती, लेकिन मैंने यूज ही नहीं की, वेस्ट हुआ ना मेरे लिए। ऐसे ही रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कर्स, यानी पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। मतलब भरपूर होने के बाद भी आप उसका जब यूज ही नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए क्या है, वेस्ट है ना, एक तरीके का श्राप है, कर्स है। रीजन क्या है लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? तो रीजन हम देखें तो डेवलप्ड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे जो ऐसी इंडस्ट्री है जो वैल्यू एड करती है, जो सही तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करके ग्रो कर सकती है, तो वो अपना फायदा देखती है ना। रिसोर्स ऐसे में एक्सप्लॉइट होती है तो यहाँ पे रिसोर्स वेस्ट होती है, इतनी ग्रोथ हो नहीं पाती। फिर क्या होता है, इंडिया अवॉइडेड लार्जली बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सी जो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा यहाँ पे अपना ग्रोथ देखती, ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देती। मतलब अगर मैं इंडस्ट्री खोल रही हूँ लेकिन मैं ये ध्यान ही नहीं दे रही कि मुझे पानी को बचा बचा के काम करना है, अरे मुझे पेड़ों का यूज तो करना है, लकड़ी तो चाहिए, लेकिन मैं एक्सप्लॉइट ना करूँ, सोच समझ के यूज करूँ। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अगर ध्यान से काम ना करे, वो अवॉइड करे, है ना, तो ऐसे में क्या होता है, रिसोर्स के होने का क्या ही मतलब, जब आप सही यूज नहीं कर पा रहे तो कर्स है ना एक तरीके से। कि बैलेंस एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबिलिटी। देखो यहाँ पे काम ऐसे ही हो सकता है कि आप एक्सट्रैक्ट करो, बिना रिसोर्सेज के काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली यू नीड रिसोर्सेज फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर ग्रोथ, लेकिन उसको ऐसे यूज करो कि बैलेंस बना रहे, है ना, फ्यूचर के भी बचा रहे। सक्सेस डिपेंड्स ऑन नॉलेज, गवर्नेंस एंड प्लानिंग। अगर आप चाहते हो कंट्री की ग्रोथ तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि कैसे उस रिसोर्सेज का क्या यूज है, कैसे यूज करें। गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा रोल है कि कैसे स्ट्रेटजीज बनाए, सिस्टमैटिक तौर पर चीजें हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा तो हर चीज का अच्छा इस्तेमाल होगा। मतलब अगर इतनी सी भी रिसोर्स है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग होगी, गवर्नेंस होगी, नॉलेज होगी, तो आप उसका अच्छा यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप। अब हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वाइज यूज करें। तो देखो सबसे पहले तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। भाई जिस नेचर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो रिसोर्स को केयरफुली यूज करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाए, इसी को बोला जाता है स्टीवर्डशिप, या हम रिसोर्स जो है सस्टेनेबल रिसोर्स भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो भाई आप वाटर का यूज करो, पॉन्ड, सब इनका यूज करो, लेकिन आप क्या करो, रिसाइकलिंग पे भी ध्यान दो, है ना, रीयूज भी करो। यानी आप
रिसोर्सेज को रिस्टोर होने का वक्त तो दो कि भाई खत्म हो रही हूं लेकिन दोबारा रिस्टोर हो जाऊं, है ना, खत्म हो रही हूं लेकिन दोबारा रिचार्ज रीजनरेट हो जाऊं। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब रिसोर्स को आप यूज करो, पानी आपको चाहिए, आज की सबको चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए नदी तालाब सूख जाए, है ना, तो ऐसे आपको यूज करना है। फिर रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल की बात करें जिनको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो भाई उनको वाइसली यूज करो, है ना। ऐसी कोशिश करो कि उनके और ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए, मतलब कोल पेट्रोलियम जिनका हम यूज करते हैं उनका कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी मिल जाए ताकि हम हमारे लिए बैलेंस हो पाए चीजें। फोकस ऑन रिस्टोरेशन, रीजनरेशन, सस्टेनेबिलिटी, हमें ये ध्यान देना है कि जो रिसोर्सेज है वो रिस्टोर हो पाए, रीजनरेट हो पाए, सस्टेनेबल जो है बैलेंस हो पाए, ठीक है। केयरफुल यूज करेंगे रिसोर्स का और सबको फेयर एक्सेस रहेगा, कलेक्टिवली सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी सस्टेनेबिलिटी। मतलब अगर आप रिसोर्स को सोच समझ के यूज कर रहे हो, बचा के यूज कर रहे हो, है ना, सबको मतलब सही तरीके से एक्सेस मिल रहा है और सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, अगर सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं यार रिसोर्स को संभाल के यूज करना है, तो इसका मतलब हमारी रिसोर्स ऑब्वियसली सस्टेनेबल होगी, दैट मींस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच पाएगी। तो यही इंपॉर्टेंस है हमारी नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें। सो आई होप आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन विद इन 15 मिनट्स, थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है 1-2 मिनट, अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और ये स्लाइड्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसी बात पे मैं यही बोलूंगी भाई लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा, है ना, शेयर कर देना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, है ना। सारी क्लासेस की इसी तरीके से ओपी सीरीज आपकी आती रहेगी, ओपी जो 15 मिनट के अंडर आपको मिलेगी, ठीक है। और अनअकैडमी के जो है बैचेस पे बढ़िया बढ़िया जो है ऑफर्स चलते रहते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो KG09 और बढ़िया सा डिस्काउंट पा सकते हो। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके ओपी जो है रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।